हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन शेड्यूल प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरओ के अपने इस बैच का आज हम लोग की हिस्ट्री की 8वीं क्लास होने जा रही है और आज प्रयास रहेगा कि हम लोग हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री जो है अपनी खत्म कर ले और यहां से मिडवल हिस्ट्री पे कल हम लोग की कदम पड़ जाएगा। ध्यान देना है। देखिए, हम लोगों ने एक चीज डिसाइड किया था कि हम लोग अपनी क्लास की 50% क्लास क्या करेंगे, यूट्यूब पे आप लोग के बीच में फ्री रख देंगे। ध्यान देना है, ठीक है, ताकि जो दोस्त देखिए, हालांकि एक चीज समझना आप लोग को, ठीक है, आरओ जैसे एक महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए जिसमें देखेंगे मैंने देखा है लोग 10-10 हजार रुपए के प्रीलिम्स का बैच लॉन्च किया, ठीक है, 10-10 हजार रुपए के प्रीलिम्स का बैच लॉन्च किया, ठीक है। और हम लोगों ने इस आरओ के बैच के लिए, ठीक है, केवल और केवल 300 रुपए में बैच लॉन्च किया, केवल और केवल 300 रुपए में। इस 300 रुपए के बैच में 2 मंथ पूरी और पूरी हम लोग को परिश्रम करता है, ठीक है। 2 महीने का आपका शेड्यूल ही दिया गया है कि भाई 2 महीने आप लोग के बीच में हम लोग को टीचिंग करनी ही करनी है। ये चीज दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा आप लोग, अभी क्या है कि आरओ का बैच स्टार्ट करने के पीछे का एक रीजन क्या था, आप लोग वो चीज समझ सकते हैं। अभी देखिए, मैंने बोला भी था आप लोग से कि जाहिर सी बात है कि 2022 का जो आपकी प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो आपके सामने आ चुका है। 22 के प्रीलिम्स के रिजल्ट में लगभग 3 लाख बच्चों के हाथ में असफलता ही लगी है, ठीक है, लगभग, जिन्होंने अटेम्प्ट किया था पेपर। समस्या ये होती है, निर्वात का समय होता है कि भाई करे तो क्या करे, एक द्वंद्व का समय होता है, ठीक है। उन बच्चों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा जिनका इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ है, ठीक है, प्रीलिम्स थोड़ी सी गहराई की तैयारी मांगती है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग एक बार क्या करिए, साथ साथ कोशिश करिए कि यहां से अपनी जीएस की तैयारी स्टार्ट करिए, करंट अफेयर अपना साथ लेके चलिए, कुछ लास्ट पे मत टालिए। हालांकि मैंने उसके लिए अभी सेपरेट वीडियोस में यूपी पीसीएस के लिए आऊंगा, ठीक है। आरओ के लिए हम लोगों ने ये जो बैच 300 का स्टार्ट किया, इसमें प्रॉपर ध्यान देंगे। हम लोगों ने शेड्यूल आप लोगों को दिया है, शेड्यूल पे चर्चा किया हुआ है कि कब कब आपकी कौन सी क्लास है, जो क्लास जिस समय बोली गई है खत्म होने के लिए वो अपने शेड्यूल पे क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्लियर अपने दिमाग में रखना है। डेली आपको 2 क्लासेस मिलने वाली हैं, डेली आपको 2 क्लास, एक क्लास आपकी सुबह के 8 AM पे और दूसरी क्लास आपको रात के 8 PM पर, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये 2 क्लास आपको टाइम पे मिलने वाली है। अब तक ही इन दोनों की 8-8 क्लासेस हो चुकी हैं। इंडियन ज्योग्राफी की भी 8 क्लास हो चुकी है, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी भी आपकी अब पेड कोर्स में खत्म होने वाली है, कल खत्म हो जाएगी। वहां से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। यहां पे हम लोग की एंशिएंट खत्म हो रही है, हम लोग मेडवल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे। आरओ की इस बैच से आप लोग का नैतिक जिम्मेदारी क्या बनता है, आप लोग खुद जुड़िए। जिन लोग को आरओ का एग्जाम, मैं एक चीज बोलूंगा, हर वो शख्स जो यूपी पीसीएस का एग्जाम देता है, ठीक है, जिसके दिमाग में यूपीएससी नहीं चल रहा है, ठीक है, जिसके दिमाग में यूपीएससी नहीं चलता है, हर वो शख्स जो यूपी पीसीएस देता है, मैं खुल के बोलता हूं आप लोग आरओ का एग्जाम दो, क्योंकि आरओ का एग्जाम आपके रेंज में होता है। सारी तैयारियां एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। आरओ के प्रीलिम्स की अगर तैयारी होगी ना, तो आप समझना कि यूपी पीसीएस के भी प्रीलिम्स की तैयारी लगभग हो गई, ठीक है, लगभग हो गई है, ठीक। ध्यान देना है। तो आप लोग आरओ के प्रीलिम्स की इस क्लास से जुड़िए, क्योंकि बहुत कम, आप देखेंगे केवल 300 रुपए में ही आपकी क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। और आज के समय में 300 रुपए की कीमत कुछ नहीं है ऐसे समय जब आपको पता हो कि क्लास 2 महीने चल रही हो, ठीक है। आप समझिए ना कि आपसे मैं 1 मंथ की कीमत केवल 150 रुपए लेने वाला हूं, ठीक है। 1 मंथ की कीमत केवल 150 रुपए। डेली आपकी क्लास के लिए 2 घंटे तो आपकी क्लासेस है, ठीक है। हालांकि चूंकि मैं टाइपिंग वोपिंग जब कर लेता हूं तो कुछ टाइम मेरे लिखने की बच जाता है, तो क्लास 45 मिनट में भी आ जाता है, ठीक है। तो वो एक महज संयोग है, उसकी बात छोड़िए। उस क्लास के पीछे मैं 2-2 घंटे, एक क्लास के पीछे मैं कम से कम वर्क करके आता हूं, तो 4 घंटे तो उसके पीछे मेरा साइड का वर्क रहता है। यानी ओवरऑल आपके इस 150 रुपए के लिए मैं एक दिन में 6 घंटे आपके लिए परिश्रम करता हूं। तो मेरा मानना है कि एक तरीके से ये फीस मैंने रखा भी इसी के लिए था ताकि लोग सीरियस रहे, ठीक है। होता क्या ना कि जब एकदम चीजें फ्री में मिलती है तो लोगों को लगता है बेकार सा चल रहा है, ठीक है। अभी भी कुछ लोगों को क्या है कि 300 रुपए में कोर्स है, तो यार लोग आप कमेंट पढ़ भी लेंगे, लोगों को लगता है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ढिलवाही हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो बिल्कुल मैं अपने साइड से, ऐसा नहीं कि 300 रुपए ले रहा हूं तो मैं एकदम ढिलवाही कर दूंगा, ठीक है। अपने साइड से जानबूझकर कोई ढिलवाही नहीं होने वाली है, ठीक है। इस क्लास के साथ एक रिक्वेस्ट मैं हमेशा किया हूं आप लोग से, आप लोग बैक ईयर जरूर लगाइएगा। कल पे मत टलना यारो, अभी से करते चले जाना, ठीक है। सिंपल सी बात है, अभी से करोगे तो कल एकदम आपके ऊपर बोझ बन के नहीं आएगा। वरना एक बैक क्या नोटिफिकेशन आएगा, आप भाग के क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे, समझ में नहीं आएगा आपकी कि क्रैश कोर्स की पूरी क्लासेस ले लें, या आपको समझ नहीं आएगा कि भाई कि टेस्ट सीरीज लगा लें, क्या कर रहे हैं, बैक ईयर लगा लें, एक साथ इतना चीज सामने आएगा। तो इसी के लिए मैं कहूंगा कि एकदम प्यास लगे तब कुआं मत खोदो,
आपको पता है कि दिसंबर या जनवरी में प्यास लगने वाली है, फॉर्म आपका पेपर होने वाला आर का, तो आप लोग बैच को ज्वाइन करिए। मैं खुलेआम बोल रहा हूं, आप लोग बैच को ज्वाइन करिए, क्योंकि इससे बेहतर, ठीक है, 300 रुपए में आपको बैच नहीं मिला, 10-10 हजार रुपए के लोगों ने बैच को स्टार्ट किया, ठीक है। तो आपको लगे तो आप वहां जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं चीजें ठीक चल रही है, क्योंकि लोग 1-2 डेमो दे रहे हैं, हम लोगों ने 50% क्लास एज अ डेमो आप लोग के पास रख दिया है, ताकि जैसे मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोग को फ्री लाके यूट्यूब पे करा दूंगा। रीजन उसके पीछे क्या है? रीजन उसके पीछे यही है, आप लोग समझ सको कि क्लास की क्वालिटी है क्या। 1-2 क्लास में तो मैं खुद को बचा सकता हूं कि भाई चल ये हो गया, ये हो गया, लेकिन 50% क्लास में थोड़ी ना खुद को बचा पाऊंगा। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग क्वालिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को अगर बैच से जुड़ना है तो आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम करना होगा, RO लिख के 9519780078। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर देना होगा, आपको RO क्रैश कोर्स लिख के सामने से आपको जवाब आ जाएगा, ठीक है। जवाब आने में बहुत देरी होती है तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बैच से आप लोग जुड़ जाएंगे। मैं एक बार क्या करूँ, मैं एक बैच का शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्लासेस कैसे अपलोड हो रही है, PDF, सोचिए ना, इसी 300 रुपए में प्रॉपर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर मैं PDF भी दे रहा हूँ, आप लोग को नोट भी नहीं करना है, केवल क्लास को सुनना है, बेकेयर लगाना है, रिवीजन करना है, काम हो गया आपका। तो मैं इसी पे फोकस ही कर रहा हूं, मैक्सिमम रिवीजन के लिए टाइम आपको दे रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि चीजें एकदम सहज आप लोग के लिए बनाई जा सके, ठीक है। तो ध्यान देंगे, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम जरूर कर लेना है। आप लोग खुद भी जोड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, सिंपल सी बात है, ठीक है। आइए अब हम लोग गुप्ता पीरियड को स्टार्ट करते हैं। मौर्य जैसे साम्राज्य के खत्म होने के बाद, ठीक है, मौर्योत्तर काल आता है, यानी वो एक कहा जाता है कि राजपूतों का एक युग था, ठीक है, वो युग खत्म होता है। उसके बाद से एक बार फिर से अखंड भारत बनने की तरफ निकलता है, और वो अखंड भारत आपका गुप्ता काल में बनता है, ठीक है। तो गुप्त काल के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। गुप्त काल को कई लोग गोल्डन टाइम पीरियड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि समाज में यहाँ पे थोड़ी सी चीजें में सुधार देखने को मिलता है। आर्ट एंड साहित्य के क्षेत्र में देखेंगे कि ग्रोथ काफी ज्यादा होता है। कला, माना जाता है कि कला एवं साहित्य के क्षेत्र में गुप्ता पीरियड स्वर्ण काल था, ठीक है। तो वो सी चीजें देखते हैं। स्वर्ण काल को, इस स्वर्ण काल की नींव जिस शासक ने रखती है, उस शासक का नाम है श्रीगुप्त। यानी श्रीगुप्त क्या है? इस वंश का संस्थापक है। इस वंश के स्थापना का श्रेय आपके श्रीगुप्त को जाता है। ध्यान देना, इस वंश की स्थापना का श्रेय, तो ध्यान देंगे, इस श्रीगुप्त क्या है? तो इस वंश का संस्थापक है, इस वंश का संस्थापक है। यह चीज क्लियर दिमाग रखेंगे, श्रीगुप्त क्या है? इस वंश का आपके संस्थापक है, ठीक है। यह चीज आप लोग के बीच में क्लियर हो गई। श्रीगुप्त के बाद से क्या है? इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच बनता है। ध्यान देना है, घटोत्कच बनता है, ध्यान देना है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि श्रीगुप्त एवं घटोत्कच क्या है, ये स्वतंत्र शासक के रूप में नहीं थे, या पूर्णतः स्वतंत्र शासक नहीं थे। पूर्णतः स्वतंत्र शासक आपका चंद्रगुप्ता से स्टार्ट होता है, चंद्रगुप्त प्रथम से। इनका नाम बस याद करना है, ऑर्डर के लिए आ जाए तो श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, सॉरी घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। ये ऑर्डर लगाने के लिए पेपर में क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग के दिमाग में क्या होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद से चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम के बाद से चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक समुद्रगुप्त है, और ये पूरे गुप्ता पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट शासक है। अगर मेरे से बोलेंगे पूरे गुप्ता पीरियड में किस एक शासक को पढ़ के जाए, तो मैं बोलूंगा समुद्रगुप्त, बाकी को मत पढ़ो, ठीक है। आप बोलेंगे नहीं चल मैं दूसरा भी पढ़ूंगा, तो मैं बोलूंगा चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ लो, ठीक है, उसके बेटे को पढ़ लो। आप बोलेंगे चल मैं जो तीसरा बता भाई, तीसरे को भी पढ़ा था, तो मैं बोलूंगा चंद्रगुप्त प्रथम को पढ़ लो। तो यानी चंद्रगुप्त प्रथम क्या है? इस ड्यूरेशन में तीसरा, गुप्ता काल में तीसरा इंपॉर्टेंट शासक है आपका, तीसरा इंपॉर्टेंट शासक है। सबसे इंपॉर्टेंट शासक कौन सा है? समुद्रगुप्ता है। उससे इंपॉर्टेंट, उससे डाउन थोड़ा सा कौन सा है? चंद्रगुप्त द्वितीय है। उससे डाउन थोड़ा सा कौन सा है? चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक है। तो हम लोग समुद्रगुप्ता को थोड़ा ठीक से देखेंगे, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को भी ठीक से देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम को भी ठीक से देखेंगे। तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इनको ठीक से देखेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम से ही गुप्त, वास्तविक गुप्त साम्राज्य की नींव पड़ती है। वास्तविक गुप्त साम्राज्य की नींव पड़ेगी, क्योंकि अब यहां से शासक जाएंगे वो पूर्णतः खुद को स्वतंत्र कर लेंगे, पूर्णतः खुद को स्वतंत्र कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम का को ही क्या करते हैं हम लोग वास्तविक संस्थापक के तौर पे किसको देखते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को देखते हैं। यह चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। गुप्ता पीरियड का जो पहला शासक है वो यही है जिसने गोल्डन कॉइन को चलाया था। गुप्ता पीरियड का पहला शासक ये है जिसने गोल्डन कॉइन को चलाया था। यह चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। 319 ईस्वी में इसने गुप्त संवत की स्थापना की थी। ध्यान देना है, 319 ईस्वी में इसने क्या है? गुप्त संवत की स्थापना की थी। क्लियर अपने स्क्रीन पे देखेंगे, साफ साफ लिखा है कि 319 ईस्वी में इसने क्या है? गुप्त संवत की स्थापना की हुई थी। ध्यान देना है, ठीक है। इस गुप्त संवत की हमको जानकारी कहां से मिलती है? तो ध्यान देंगे, आपको मथुरा अभिलेख, मथुरा अभिलेख से इसकी जानकारी मिल जाएगी। मथुरा
अभिलेख से इसकी जानकारी मिल जाती है। मथुरा अभिलेख से इस बात की आपको जानकारी मिल जाएगी कि 319 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया कि गुप्त की स्थापना लिखा गया है, ये एक्चुअली गुप्त संवत है। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में संवत लिख देता हूं। ठीक है, संवत लिख देता हूं। तो 319 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना, या चूंकि ये पीडीएफ आप लोगों को देना रहता है तो मैं इसको संवत लिख ही देता हूं। ठीक है, पीडीएफ में ही। ठीक है, कुछ कोई बात नहीं है, बस 1 सेकंड में लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक, ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान देना इसको। तो गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, ये चीज दिमाग में रखना है। और इस गुप्त संवत की जानकारी हमको कहां से मिलती है, तो मथुरा अभिलेख से मिलती है। और ये मथुरा अभिलेख है किसका, ये मथुरा अभिलेख आपका है और चंद्रगुप्त द्वितीय का ये अभिलेख है, ये आगे के ड्यूरेशन का, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का ये अभिलेख है, जिससे हमको गुप्त संवत की जानकारी मिलती है। आगे मैंने बताया कि ये पहला ऐसा शासक है जिसने गोल्डन कॉइन्स जारी किया, सोने के सिक्के जारी किए। ऐसा पहला शासक है, पहला शासक नहीं है, गुप्ता पीरियड का पहला शासक है। पहला शासक कौन सा है, तो वो मैंने बता दिया आप लोगों को पहले ही कि वो पहला शासक कौन सा है। ठीक है, ध्यान देना है, कल की क्लास में मैंने बताया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, बाकी चंद्रगुप्त के प्रथम के बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इसका राजकुमारी कौन थी ये सब पेपर में नहीं आता है। इनकी राजकुमारी का नाम कुमार देवी था, एकदम इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बिल्कुल कुमार देवी के चक्कर में नहीं पड़ना है, छोड़ देना है। ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट समुद्रगुप्त को आते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त को देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है समुद्रगुप्ता का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, समुद्रगुप्त को देखने की कोशिश करते हैं। समुद्रगुप्त, ध्यान दीजिएगा, इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, नेपोलियन के बारे में एक स्टेटमेंट है, नेपोलियन कहता था कि मैं तलवार के दम पे दुनिया में आया हूं। इसका मतलब वो कहता था कि जिस दिन मेरे हाथ से तलवार छूट गया ना, यानी जिस दिन मैं युद्ध लड़ना बंद कर दिया तो मैं खत्म, मेरा नाम निशान खत्म। तो इसी के लिए कहता था कि मुझे निरंतर युद्धों में लड़ना है, क्योंकि मैं तलवार के दम पे ही आया हूं। सिंपल सी बात है, फ्रांस में मैं केवल तलवार के दम पे आया हूं। तो उसी तलवार यानी उसी लड़ाई के हिसाब से माना जाता है कि नेपोलियन ने मैक्सिमम लड़ाइयां जीती हैं। हालांकि आगे चलकर अपनी नीतियों के कारण उसका इसी लड़ाई ने बुरी तरह पतन भी कराया है। ठीक है, तो इसकी लड़ाइयों में, जैसे नेपोलियन अपनी लड़ाइयों में विजेता रहा है हर लड़ाई में, इसी तरीके से समुद्रगुप्त भी अपनी लड़ाइयों में विजेता रहा है। इसी के कारण इसकी तुलना क्या किया जाता है, भारत का नेपोलियन से कहा जाता है। हालांकि मेरा मानना है कि हिस्ट्री लिखी इतनी नकारात्मक मानसिकता के साथ गई है। आप समझ करिए कि नेपोलियन से बड़ा जो था समुद्रगुप्त था, और वो पहले था। भाई नेपोलियन को क्या कहा जाता था, कहा जाना चाहिए फ्रांस का समुद्रगुप्त कहा जाना चाहिए, लेकिन चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं इसलिए क्या हुआ है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जा रहा है। आप समझिए। ठीक है, तो जिंदगी में गुलामी का ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है कि हिस्ट्री दूसरे नजरिए से लिखी गई है, उनकी नजरिए से लिखी गई है, हमारा नजरिया इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान देना है। तो वीए स्मिथ साहब ने क्या कहा है, वीए स्मिथ साहब ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त की वीरता को ध्यान में रखते हुए इनको कई सारी उपाधियां दी गई हैं, जैसे ध्यान देंगे पराक्रमांक इनको कहा जाता है। ठीक है, पराक्रमांक की उपाधि इन्होंने पाई हुई है। ठीक है, किस चीज की, पराक्रमांक की, पराक्रमांक की उपाधि पाए हैं। इसके बाद से इनको परम भट्टारकर की भी उपाधि दी जाती है, परम भट्टारक की भी उपाधि इनको दी जाती है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। कविराज की उपाधि ये पाते हैं, कविराज की उपाधि पाते हैं। एक इनकी और इंपॉर्टेंट उपाधि है, वो है ध्यान देंगे पृथ्व्याम, पृथ्व्याम प्रतिरथ। ठीक है, ये सारी समुद्रगुप्त की महत्वपूर्ण उपाधियां रही हैं, जिनके बारे में आपको पता ही रहना चाहिए, ध्यान देना है। ठीक है, पता ही रहना चाहिए। अश्वमेघ पराक्रम भी इनको कहा जाता था। ठीक है, तो ये सारी वो उपाधियां हैं जिनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। भारत का नेपोलियन इनको किसने कहा, तो वीए स्मिथ साहब ने इनको भारत का नेपोलियन कहा। ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। अब ध्यान देंगे हम लोग, सीधा आगे चलते हैं। एक्चुअली वीए स्मिथ साहब की, जिनका नाम है विसेंट स्मिथ, इनकी एक बुक थी, इनकी एक बुक थी। उस बुक का नाम क्या था ये मैं बताता हूं। उस बुक का नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
इसी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक में इन्हें भारत के नेपोलियन के तौर पर सम्मानित किया गया है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक में इनको भारत के नेपोलियन के तौर पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख क्या कहती है इनके बारे में। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति क्या कहती है इनके बारे में, आइए हम लोग नेक्स्ट अब ये देखते हैं। ध्यान देंगे, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के लिए एक स्टेटमेंट दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये काफी उदार शासक भी था, वीर भी था, तो ये उदार भी था। इसके उदारता पे चर्चा क्या है प्रयाग प्रशस्ति में किया गया। प्रशस्ति का मतलब होता है कि जो चीजें विजय वगैरह इन चीजों में लिखी गई है। ठीक है, ध्यान देना है। प्रयाग प्रशस्ति में इसकी उदारता को लेके एक बात बोली गई है। कहा गया है कि इसने सरस्वती, ठीक है, और लक्ष्मी का विरोध हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। सरस्वती और लक्ष्मी के बीच में जो विरोध था उस विरोध को समाप्त कर दिया। इसकी उदारता को ध्यान में रखते हुए कहा जाता है सरस्वती तथा लक्ष्मी का विरोध सदा के लिए समाप्त कर दिया, सदा के लिए समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, ऐसा बोला जाता है किसके द्वारा, प्रयाग प्रशस्ति के द्वारा। ध्यान देंगे, ऐसा प्रयाग प्रशस्ति के द्वारा बोला जाता है। ध्यान देंगे, जो आपका ये प्रयाग प्रशस्ति है ये एक्चुअली कौशाम्बी में स्थित था। प्रयाग प्रशस्ति है जो है आपका ये कौशाम्बी में स्थित था। ठीक है, जिसको अकबर ने क्या किया था, इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया था। जिसको अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया था। ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले भी पढ़ ली है, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। प्रयाग प्रशस्ति में ही एक चीज और बोला गया है कि समुद्रगुप्त द्वारा, प्रयाग प्रशस्ति में ये चीज बोली गई है कि समुद्रगुप्त द्वारा आर्यावर्त बेसिकली जिसमें आप लोग अफगानिस्तान, आज की पाकिस्तान, वो पूरा बेल्ट संभाल लीजिए। ठीक है, इधर आपका म्यांमार वगैरह भी ऐसा माना था, उसमें शामिल होता है। ठीक है, तो आर्यावर्त के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। ये आपका प्रयाग प्रशस्ति ही कहता है। आर्यावर्त के 12 राज्यों पर, आर्यावर्त के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। ऐसा कौन मानता है, ऐसा आपकी प्रयाग प्रशस्ति मानती है। ध्यान देना है, ऐसा आपकी प्रयाग प्रशस्ति मानती है। ठीक है, ध्यान देंगे। अच्छा, अब एक चीज हम लोग ये समझ गए। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये सारी उल्लेख आपकी प्रयाग प्रशस्ति में है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक छोटा सा जो आपका एरड़ अभिलेख है, एरड़ अभिलेख को समझते हैं। एरड़ अभिलेख को मैं क्या है ब्लैक से लिख देता हूं, कुछ जगह मिल जाए मुझे। चलिए आइए, अब मैं एरड़ अभिलेख के बारे में यहां आपके समझा देता हूं। ठीक है, एरड़ अभिलेख के बारे में। एरड़ अभिलेख भी किससे संबंधित है, तो ये भी ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी आपके समुद्रगुप्ता से ही संबंधित है, ध्यान देना है। ठीक है, एरड़ अभिलेख इसके बारे में कहता था कि ये बहुत दयालु था, तो बहुत क्रोधी भी था। तुलना करता है, कहता है कि अगर ये क्या है, ये शांत है, ये खुश है। ठीक है, अगर ये प्रसन्न है यानी खुश है तो तुमको कुबेर दिखेगा। कुबेर हमको पता है कि धन के प्रतीक है, कुबेर दिखेगा। लेकिन अगर ये क्रोध में आ गया और नाराज हो गया तो ये तुमको स्वयं यमराज लौकेगा, यमराज दिखेगा। ठीक है, तो ये चर्चा क्या कौन करता है, ये एरड़ अभिलेख के द्वारा चर्चा किया गया है। किसके द्वारा, एरड़ अभिलेख के द्वारा। एरड़ अभिलेख का लोकेशन क्या है, मध्य प्रदेश। फिर एक बार मैं बता दूं, वी स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा है। इसकी विजयों को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि आर्यावर्त के 12 राज्यों पर विजय धारण किया है। एरड़ अभिलेख इसकी खुद क्रोध के बारे में बोलता है कि अगर ये गुस्सा आ गया तो समझो यमराज है अपने आप में। ठीक है, ध्यान देना है। किस बुक में वी स्मिथ ने इस बात को बोली है, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस बात को बोली है, ध्यान देना है। ठीक है, इसकी क्या क्या उपाधियां थी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो कि कौशाम्बी में, इसको आपके अकबर ने आपके अपने इलाहाबाद किले में लिखा था। ये सारी बात हम लोगों ने देख लिया। प्रयाग प्रशस्ति में ही जो आर्यावर्त के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की गई थी, इसकी चर्चा भी मिलती है। ठीक है, अब बताते हैं कविराज। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, तो नेक्स्ट हम लोग का कविराज। आइए हम लोग कविराज समझते हैं। कविराज क्या है, कविराज एक उपाधि है जो कोई समुद्रगुप्त को ये दी गई थी। एक ऐसी उपाधि है जो कि समुद्रगुप्त को दी थी। एक्चुअली क्या था, समुद्रगुप्त के जो कॉइन्स थे उस पर डिफरेंट आकृतियां मिली है। उसी में से एक आकृति है जिसमें वो वीणा बजाते हुए दिख रहा है। ठीक है, जिसमें वो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसको कविराज की उपाधि दी गई है। अर्थात माना गया है कि ये कविता वगैरह में काफी इंटरेस्टेड रहा होगा संगीत में। ठीक है, इसी के लिए इसको कविराज की उपाधि दी गई है। उम्मीद करते हैं समुद्रगुप्ता आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे आपका चंद्रगुप्त सेकंड देखते हैं।
चंद्रगुप्ता सेकंड को देखते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता है कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिस पीरियड में आपका जो गुप्ता ड्यूरेशन है वो अपने चरमोत्कर्ष पे थी। इसके बाद सिर्फ इसके ग्राफ में डाउन देखने को मिलेगा, यानी गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसको चरमोत्कर्ष का काल कहा जाता है। ध्यान देंगे, इस ड्यूरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, चरमोत्कर्ष का काल कहते हैं। ध्यान देना, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को हम लोग मानते हैं कि कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ये काफी अग्रणी काल था। इसके कारण इसको हम लोग स्वर्ण काल कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके कारण हम लोग स्वर्ण काल के रूप में जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिखी है, रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था। एक्चुअली रुद्र सिंह तृतीय क्या था, एक शक राजा था। रुद्र सिंह तृतीय क्या था, एक शक राजा था, एक शक क्षत्रप हुआ करता था। ध्यान देना है। अब होगा क्या, इससे चंद्रगुप्त द्वितीय की टकराहट हो जाएगी। चंद्रगुप्त द्वितीय की जब टकराहट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि चंद्रगुप्त द्वितीय इसको क्या करेगा, पराजित करेगा। हेडिंग में बता रही है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको क्या किया था, पराजित किया था। ऐसा माना जाता है कि जब चंद्रगुप्त ने इसको पराजित किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको जब पराजित किया तो इस विजय के उपलक्ष्य में काफी जश्न मनाता है। और इस विजय के उपलक्ष्य में ध्यान देना है, इसने क्वाइंस चलाए थे। ध्यान देना है, इसने क्वाइंस चलाए थे, व्याघ्र के सिक्के। क्या ध्यान देना, व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चला इसने इस विजय के उपलक्ष्य में। व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाते हैं। सेकंड, ये एक उपाधि लेता है, ठीक है, उसका नाम है सकारी। शिकारी से बना हुआ, ध्यान देंगे, सकारी। सकारी की उपाधि लेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा शासक है जो रुद्र सिंह तृतीय शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करने के उपरांत सकारी की उपाधि धारण करता है। तो वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय है। कौन है, चंद्रगुप्ता द्वितीय है। इसी को जानेंगे। इसके ड्यूरेशन में फाहियान को लगता है चलो भाई भारत घूम लेते हैं, तो वो आएगा भारत घूमने के लिए। कौन आएगा, फाहियान इसके ड्यूरेशन में भारत घूमने आता है। एक चीज दिमाग में ये रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान है, फाहियान भारत आया। इसके दरबार में 9 रत्नों का निवास था। ये 9 रत्न के नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है। जिन 9 रत्नों का निवास था, इन 9 रत्नों का जो नाम है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग इन 9 रत्नों को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रत्न का नाम है, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है, उनका नाम छूट गया है, वो है धन्वंतरी। नाम उनका छूट गया है, धन्वंतरी आपके मेडिकल सेक्टर से संबंधित थे। कालिदास, हमको पता है कालिदास के बारे में कई सारी कहानियां पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लेखक थे एवं कवि थे, ठीक है। शायद कालिदास ही वो कवि थे जिन्होंने जिस डाल पे बैठे थे वही डाल काट रहे थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन शायद ये कालिदास का ही एक वो मतलब के बारे में बोला था। नेक्स्ट, महान खगोल शास्त्री वराहमिहिर भी चंद्रगुप्त द्वितीय के ही 9 रत्नों में से एक थे। कौन, वराहमिहिर। आगे अमर सिंह के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इसके बाद से आप ध्यान देंगे, अगला है, ठीक है, एक ज्योतिष और थे, उनका नाम था छपनक, ठीक है, छपनक। तो छपनक एक ज्योतिष थे, ये थे। नेक्स्ट, वरुरुचि नाम के एक संस्कृत व्याकरण थे, ये थे, ठीक है, व्याकरण करता थे, ये थे वरुरुचि नाम के, ठीक है, ये संस्कृत के विद्वान थे। वेताल भट्ट जो कि अपने आप में एक जादूगर थे, ठीक है, वेताल भट्ट जो कि जादूगर थे, ये थे। शंकु जो कि एक शिल्प शास्त्री थे, वास्तुकार थे, ये थे। नेक्स्ट, और अब आपके हो गए, ठीक है, घाट खरपर जो कि कूटनीतिज्ञ थे। तो आप देखेंगे इसने साइंस को भी जगह दिया है, आर्ट कल्चर को भी इन्होंने जगह दिया है, ट्रेड को, देखिए शिल्प वास्तुकार को भी इन्होंने अपने 9 रत्नों में शामिल किया, यानी ट्रेड वगैरह पर भी इन्होंने अच्छा खासा ध्यान दिया है। कूटनीति का भी सहारा बाकायदा लिया। यही कारण इस ड्यूरेशन को हम लोग स्वर्ण काल या चरमोत्कर्ष की काल के तौर पे जानते हैं। कूटनीतिज्ञ खाट खरपर को इन्होंने क्या किया था, अपने 9 रत्नों में शामिल कर लेता है। तो डिफरेंट फील्ड से लोगों को क्या किया था, इन्होंने अपने 9 रत्नों में शामिल किया था, ताकि अपना जो मंत्रिपरिषद है, जो अपना शासन प्रशासन है, उसको बहुत बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट आते हैं आपके कुमारगुप्ता, ठीक है। तो मैंने बोला कि चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय का ही ड्यूरेशन आपका चरमोत्कर्ष का ड्यूरेशन है, अर्थात कुमारगुप्ता में कुछ डाउनफॉल देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, ध्यान देंगे। इनके बारे में बेसिकली हम लोग को 3 चीजें ध्यान से देखनी है, ठीक है। 3 चीजें जो ध्यान से देखनी है वो है बिल्सन का अभिलेख, नालंदा विश्वविद्यालय और कार्तिकेयन। ध्यान देंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, इसकी
स्थापना की थी। अभी नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आगे भी आएगा तो ध्यान देना है, यहां पे आपको दिमाग में बस इतना रहना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय था, प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, उसकी स्थापना किसने की है? कुमारगुप्त ने किया है। ठीक है, ध्यान देना है। बिलसड़ का जो अभिलेख है इसको हम लोग कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख कहते हैं, कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख कहते हैं, प्रथम अभिलेख कहते हैं। कहा जाता है कि कुमारगुप्त के ड्यूरेशन में हम लोग देखेंगे कि गुप्ता पीरियड में क्या है कि आपको गरुड़ चिन्हों पे आपको गरुड़ बहुत इजीली दिखता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेंगे, इनकी जब ड्यूरेशन आती है तो अपनी मुद्राओं से, अपने क्वाइन से ये गरुड़ के साइन को हटाएंगे। ठीक है, यानी गरुड़ का जो रेपुटेशन है उसमें गिरावट आएगी और वो जगह कौन लेगा? मोर लेगा। ठीक है, तो गरुड़ की जगह पे मोर का अंकन देखने को मिलता है, ध्यान देना है। ठीक है, कुमारगुप्त के सिक्कों पे कहा जाता है कि इनमें कार्तिकेयन का चित्र देखने को मिलता है। तो कार्तिकेयन किसके कॉइन्स पे दिखते हैं? कुमारगुप्त के कॉइन्स पे आपको कार्तिकेयन का अंकन देखने को मिलता है, कुमारगुप्त के कॉइन्स पर। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें हो गई, आप लोग इन सारी चीजों को समझ गए होंगे और देख लिए होंगे। ठीक है, कुमारगुप्त ऐसा सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला भी शासक था। गुप्तों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बीस मिनट क्या हुआ? आगे है 15-20 मिनट। अच्छा ठीक है, मैं 15 मिनट में खत्म करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला, ये थोड़ी सी क्लास मुझे तेज करनी होगी। ठीक है, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कुमारगुप्ता, ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट आएंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में अपने को ये 3 फैक्ट रखने हैं। प्रथम हुड़ आक्रमण, जूनागढ़ अभिलेख का इससे संबंध है और भीतरी स्तंभ लेख का भी इससे संबंध है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं, स्कंदगुप्त को देखते हैं। स्कंदगुप्त के ड्यूरेशन में आप लोग क्या देखेंगे कि प्रथम हुड़ आक्रमण हुए हैं। ठीक है, स्कंदगुप्त के ड्यूरेशन में प्रथम हुड़ आक्रमण हुआ है, ध्यान देंगे। जो हुड़ शासक था, ठीक है, ध्यान देना, जो हुड़ नेता था उसका नाम था खुसनवाज। ठीक है, खुसनवाज उसका नाम हुआ करता। तो खुसनवाज को क्या करेगा, बेसिकली स्कंदगुप्त पराजित करेगा, ध्यान देना। ठीक है, तो वो कौन सा शासक था जिसने हुड़ों के आक्रमण को पराजित किया था? ठीक है, हुड़ों को पराजित किया था, वो आपको हो गया स्कंदगुप्त। ठीक है, नेता कौन था? तो नेता आपका खुसनवाज था। आगे देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख जो है इसका भी संबंध आपके स्कंदगुप्त से, क्योंकि जूनागढ़ जो, ध्यान देंगे, इसी से जो आपका हुड़ आक्रमण है ना, हुड़ आक्रमण की जानकारी हम लोग को क्या है, इसी जूनागढ़ अभिलेख से होती है। हुड़ आक्रमण की जानकारी भी हमको, ठीक है, हुड़ आक्रमण की जानकारी भी हमको इसी जूनागढ़ अभिलेख से होती है। ये चीज दिमाग में रखना आपके। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। और जूनागढ़ अभिलेख आपका कहां है? तो ये सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है, सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है, सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। ठीक है, ध्यान देना है। अगर हम लोग भीतरी स्तंभ लेख, तो स्तंभ लेख को देखें तो पहली बात तो ये जाती है, इसका लोकेशन क्या है? तो गाजीपुर में है। ठीक है, गाजीपुर में, ये चीज दिमाग रखना है कि जो भीतरी स्तंभ लेख है इसका लोकेशन कहां पे है? तो गाजीपुर में है। इस स्तंभ लेख में क्या है, बेसिकली युद्धों का वर्णन है, स्कंदगुप्त के युद्धों का वर्णन है, ये चीज ध्यान देंगे। ठीक है, और उसी में भूमि अनुदान की भी हमको जानकारी मिलती है, इसी में हमको भूमि अनुदान की भी जानकारी मिलती है। तो ये सारी जानकारी जो हमको स्कंदगुप्त से रिलेटेड मिलती है, ये आपके भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखेंगे पुरगुप्त। इसके बारे में केवल एक सिंपल सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि इसने आगे चलकर, मतलब गुप्ता पीरियड का ऐसा पहला शासक था या एकमात्र शासक जिसने बौद्धिज्म को स्वीकार किया था। ठीक है, या प्रथम शासक था, अपने दिमाग में रखेंगे, जिसने बौद्धिज्म को स्वीकार किया था। इसके अलावा इसमें नहीं। आगे हम लोग प्रशासन को देखने को कोशिश करते हैं। ठीक है, बौद्धिज्म के, ठीक है, सॉरी, गुप्त पीरियड के प्रशासन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, गुप्त पीरियड का जो प्रशासन है इस इकाइयों में या इस हिसाब से डिवाइड था। ठीक है, सबसे जो इनका राज था वो राष्ट्र में, राष्ट्रों को भुक्तियों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, भुक्तियों को फिर विषयों में डिवाइड किया गया था, विषय को फिर तहसील में, और सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम होती थी। तो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई? तो वो तो राष्ट्र हो गई। उसके बाद से उसको प्रांतों में डिवाइड किया गया, फिर उसको विषय में, विषय ही जिला हुआ करते थे, भुक्ति को प्रांत कहा जाता था, ध्यान देंगे। ठीक है, और सबसे ग्राम जो होती थी ये आपकी सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, यानी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो वो आपकी ग्राम में थी। ठीक है, ध्यान देना है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक चीज समझ लेते हैं। जैसे ये चीज हम लोग समझ लें कि भाई ये क्या होगा, ये प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी। ठीक है, और इसका जो शासक यहाँ पे जो चलाता था इसको हम लोग कहते थे गोप्ता।
ठीक है, इसको हम लोग गोप्ता कहा करते थे। ठीक है, तो इसे हम लोग बेसिकली गोप्ता के नाम से जानते थे। अब बताते हैं कि अगर भुक्तियों की बात करें, ठीक है, तो भुक्तियों पे शासन चलाने के लिए हम लोग क्या करते थे, कुमारा मात्यों की नियुक्ति करते थे। ठीक है, कुमारा मात्यों की नियुक्ति क्या करते थे, ये चीज ध्यान देंगे। ठीक है, कुमारा मात्यों की नियुक्ति करते थे। फिर हम लोग क्या करते थे कि प्रांतों को विषयों में डिवाइड करते थे। ठीक है, प्रांतों को विषयों में डिवाइड करते थे और इसका शासन विषयपति का किया करता था। ठीक है, विषयपति शासन करता था, ध्यान देंगे इसका। ठीक है, आगे हम लोग क्या करते थे, किसको तहसील में तोड़ते थे। ठीक है, तहसील ये बेसिकली क्या होती थी, ये ग्रामों की संघ हुआ करती थी, ये ग्रामों की संघ हुआ करती थी, कुछ गांवों का समूह हुआ करता था। और सबसे आपकी लास्ट यानी सबसे छोटी इकाई जो है आपकी, सबसे छोटी इकाई जो प्रशासन की होती थी वो आपकी ग्राम हुआ करती थी, जिसका हेड कौन होता था, जिसका हेड आपका मुखिया हुआ करता था। ठीक है, ग्राम प्रधान या मुखिया जो भी बोल लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुप्ता पीरियड का जो प्रशासनिक व्यवस्था था। ठीक है, बस मैक्सिमम 5 मिनट खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 5 मिनट में। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ ऑफिसर्स देख लेते हैं इस ड्यूरेशन के। तो यहां पे ध्यान देंगे, महाबलाधिकृत इसके सेनापति को, इस ड्यूरेशन का जो सेनापति हुआ करता था उसको हम लोग महाबलाधिकृत कहा करते थे। ठीक है, जो दान विभाग का हेड हुआ करता था उसको हम लोग अग्रहारिक कहते थे। ध्यान देंगे, उसको हम लोग क्या कहते थे, उसको अग्रहारिक कहते थे। ठीक है, जो न्यायाधीश होता था, ठीक है, जुडिशरी को हम लोग यहाँ पे ठीक है, भंडागाराधिकृत कहते थे। ठीक है, सॉरी, ठीक है, महादंडनायक। ठीक है, और न्यायाधीश को हम लोग क्या कहते थे, महादंडनायक कहते थे। ठीक है, राजकोष का जो हेड होता था उसको हम लोग क्या कहते थे, उसको हम लोग भंडागाराधिकृत कहते थे, यानी भंडागार का जो अधिकारी होता था वो राजकोष का अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, लेखा विभाग का जो अधिकारी था, ठीक है, उसको हम लोग कहते थे महाअच्छपटलिक। ठीक है, वो लेखागार का अधिकारी होता था। पुलिस डिपार्टमेंट का यानी पुलिस विभाग का जो अधिकारी होता था, यानी उस ड्यूरेशन का जो डीजीपी हुआ करता था उसको हम लोग दंडपासिक कहते थे। ठीक है, ध्यान देंगे। और युद्ध और शांति से संबंधित जो विदेश मंत्री था, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते थे, संधि विग्राहक। ठीक है, संधि विग्राहक। ठीक है, या विग्राहिक जो भी बोल लीजिए। तो ये सब उस ड्यूरेशन के टॉप ऑफिसर्स हुआ करते थे। ठीक है, जिसमें आपको न्यायाधीश दिमाग में रख लेना है। ठीक है, संधि विग्राहक दिमाग में रखना है। ठीक है, दंडपासिक दिमाग में रखना है। ये 3 चीज तो अपने दिमाग में रख लेना है। अब हम लोग थोड़ा सा रेवेन्यू पे आएंगे, क्योंकि किसी भी ड्यूरेशन को चलने के लिए, किसी भी शासन व्यवस्था को चलने के लिए रेवेन्यू बड़ा जरूरी है। तो जाहिर सी बात है ये ड्यूरेशन थोड़ा मोड़ा व्यापार भी चल रहा है, लेकिन मेनली क्या है कि जो साधन है वो एग्रीकल्चर है। तो 1/6वां हिस्सा आय का 1/6वां हिस्सा क्या है, जो होता था वो रेवेन्यू के तौर पे लिया जाता था। ठीक है, भू राजस्व के तौर पे लिया जाता था। कुछ डिफरेंट टाइप के कर उस ड्यूरेशन में चलते थे। जैसे पुलिस व्यवस्था थी तो उनका खर्च देना है तो उसके लिए पुलिस कर दिया जाता था, जिसका नाम है भट्टकर। ठीक है, जिसका नाम था भट्टकर। लुटेरे उस ड्यूरेशन में काफी आते थे, तो राजा का काम क्या था, भैया लुटेरों से बचाना लोगों को, ताकि ट्रेड बहुत अच्छे से हो सके। तो चाट नाम था, चाट नाम का जो एक टैक्स लिया जाता था वो लुटेरों से बचाने के लिए लिया जाता था। ठीक है, प्रणय नाम का एक ऐसा कर था, आप किसी भी वर्ग से संबंधित हो, ठीक है, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, आपको ये नाम का कर देना ही होता था। ये बेसिकली एक अनिवार्य टैक्स हुआ करता था उस ड्यूरेशन का। ठीक है, विष्टि का अर्थ ही थोड़ा विगारी से निकलता है, तो विष्टि नाम का, ठीक है, ये विगार करता। ठीक है, ध्यान देना है। बलि एक धार्मिक करता, इसको स्टार्ट से आप देखेंगे वैदिक पीरियड स्टार्ट करेंगे तभी से देखेंगे बलि नामक कर लिया जाता था। ठीक है, इस ड्यूरेशन के हम लोग मंदिर देख लेंगे और मंदिर के साथ हम लोग क्या करेंगे कि बस आज की क्लास को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो कुछ काम थोड़ा सा कैमरे पर है तो इसलिए क्लास बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं है। इंसिडेंट हम लोग की कल खत्म हो जाएगी, आज ना खत्म होगी। ठीक है, मंदिरों में हम लोग देखेंगे तो इस ड्यूरेशन के जो मंदिर है, जैसे देवगढ़ का आपका दशावतार मंदिर है, ये आपके ललितपुर में यूपीपीएससी कई बार टारगेट की हुई है, सीधा सीधा फैक्ट दी हुई है। ठीक है, ध्यान देना है। जो तिगवा का विष्णु मंदिर है ये जबलपुर में स्थित है। ठीक है, तिगवा का जो विष्णु मंदिर है ये जबलपुर में स्थित है। नचना कुठार का जो आपका पार्वती मंदिर है, ठीक है, ये एमपी में स्थित है। भीतरगांव का जो आपका मंदिर है वो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपका जो नागोदा का शिव मंदिर है, ठीक है, नागोदा का जो शिव मंदिर है ये सतना एमपी में स्थित है। ठीक है, सतना एमपी में। एरड़ का जो विष्णु मंदिर है, ठीक है, ये भी आपके मध्य प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट है भूमरा का शिव मंदिर जो कि सतना जिला एमपी में ही स्थित है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स थे, हम लोग क्लास को यहीं पे आज खत्म कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग कल क्या करते हैं, कल हम लोग खत्म कर लेंगे जो चुटपुट बची है। मैक्सिमम आपकी 10 से 15 मिनट की क्लास बची हुई है। हम लोग कल ही क्या करेंगे, मेडुअल स्टार्ट भी कर लेंगे, तो दोनों काम कल कर लेंगे। आज थोड़ा सा क्लास को बंद करना मजबूरी है, तो फिर जय हिंद।